जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका स्लीपी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे। मैं उम्मीद करता हूं आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज है 17 फरवरी और दोस्तों आज के दिन मुझे दो इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स लगे। दोस्तों एक आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस में से हम डिस्कस करेंगे और एक आर्टिकल हिंदू में से डिस्कस करेंगे। दोनों ही जो हमारे एडिटोरियल्स आज के रहेंगे ये दोनों ही हमारे जीएस2 के सिलेबस को पर्टिनेंट है। एक आर्टिकल आईआर को पर्टिनेंट है जो इंडियन एक्सप्रेस में आया है और दूसरा बहुत ही इंटरेस्टिंग आर्टिकल, बहुत पेचीदा सा आर्टिकल मेरे को लगा ये आर्टिकल द हिंदू में आया है। ये पर्टिनेंट है स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन एंड फंक्शनिंग ऑफ जुडिशरी से। ठीक है जी। दोस्तों दोनों एडिटोरियल्स के एंड में आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे। क्वेश्चंस को आप जरूर अटेम्प्ट करिए। मैं बार बार कहता रहता हूं कि क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे तो आपका जो फियर है, आपका जो मेंटल बैरियर है कि मैं मेंस में आंसर राइटिंग कैसे करूंगा, मुझसे आंसर लिखा नहीं जाता, ये आपका फियर कब ओवरकम हो पाएगा? जब आप लिखना शुरू करेंगे। देखिए दोस्तों, जो तो बच्चे इस बार एग्जाम दे रहे हैं, जिनको कॉन्फिडेंस है अपने प्रीलिम्स को लेके, तो उनके लिए तो बहुत अच्छा मौका है कि अभी आज फरवरी चल रहा है तो फरवरी से आप एक रेगुलर आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, क्योंकि प्रीलिम्स क्लियर करके हमको तीर तो मार नहीं लेंगे, हमने अल्टीमेटली तो मेंस लिखने हैं और अगर रैंक लेके आना तो रैंक लेके आने के लिए मेंस में अच्छे नंबर चाहिए। और जो बच्चे जो मान लीजिए पहला अटेम्प्ट अपना 2023 में दे रहे हैं, है ना, कि अभी 1.5 साल पड़ा है, 2.5 साल, जितना भी टाइम पड़ा है, अब ये कहो कि जी मैं अगले साल आंसर राइटिंग करूंगा, तो ये मत करना। अगर आप चाहते हैं कि आपके अटेम्प्ट्स कम वेस्ट हो और आप अपना जल्द से एग्जाम क्लियर कर सके, तो बहुत जरूरी है कि आप आंसर राइटिंग प्रैक्टिस में जल्द से जल्द इन्वॉल्व रहिए। तो कमेंट करते रहिए, खुली आजादी है आपके पास, चाहे 150 शब्दों में करिए, चाहे 70 शब्दों में करिए, चाहे 250 शब्दों में करिए। ठीक है, टेंशन नहीं लेनी कि मेरा ग्रामर नहीं ठीक, मेरी प्रोनाउंसिएशन एरर, वोकैबुलरी एरर हो रही है मेरी, ठीक है, मुझे सेंटेंस फॉर्मेशन या कोई बात नहीं, हम फीडबैक देते रहेंगे फ्रॉम टाइम टू टाइम। आप एक बार प्रैक्टिस को डेली करेंगे, 2-3 महीने आप इस प्रैक्टिस में एंगेज रहेंगे, आपकी जो क्वालिटी ऑफ आंसर्स है वो बहुत इंप्रूव हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों कुछ टेक्निकल ग्लिचेस के कारण हमको एक वीडियो थोड़ा सा लेट शेड्यूल करना पड़ रहा है, लेकिन कल हमारा नॉर्मल टाइम पे 5 बजे वीडियो आएगा। आज थोड़ा हम इसको थोड़ा लेट शेड्यूल कर रहे हैं। चलिए, अब हैविंग सेड दैट, इसको आज अपनी डिस्कशन शुरू करते हैं। नाउ पहला आर्टिकल है यूक्रेन ऑन द ब्रिंक, रिटन बाय एमके भद्र कुमार। तो एमके भद्र कुमार एक फॉर्मर इंडियन डिप्लोमैट है, काफी वोकल है, काफी इश्यूज को लेके काफी अच्छा लिखते हैं। तो मुझे याद है अगस्त सितंबर ऑफ 2021 में जब तालिबान हैड टेकन ओवर अफगानिस्तान, तो बहुत इन्होंने अच्छे आर्टिकल्स लिखे थे जहां पे इन्होंने इंडियन फॉरेन पॉलिसी की क्या डायरेक्शन होना चाहिए विज़-वी एंगेजिंग विद तालिबान, क्योंकि बहुत फियर था विद इन द इंडियन फॉरेन पॉलिसी कि हम एंगेज करें तालिबान के साथ कि ना करें। ठीक है, तो बहुत प्रैक्टिकल बातें लिखते हैं। इस आर्टिकल में इन्होंने बात लिखी है जो क्राइसिस अभी यूक्रेन में चल रहा है। देखिए, लड़ाई के जो बादल है यूक्रेन में तो छाए हुए हैं। अब व्लादिमीर पुतिन ने बोला कि मैंने अपने ट्रूप्स को, व्लादिमीर पुतिन कह रहे हैं कि मैं डी एस्केलेशन के टुवर्ड्स मूव कर रहा हूं। ठीक है, कि व्लादिमीर पुतिन कह रहे हैं मैंने जब अपने ट्रूप्स वहां पे डिप्लॉय करे हुए थे, 1 लाख से ज्यादा ट्रूप्स जो यूक्रेन पे डिप्लॉयड है, मैं वापस उनको बुला रहा हूं, तो घबराने की बात नहीं है। लेकिन अब वाकई में घबराने की बात है कि नहीं, ये तो व्लादिमीर पुतिन ही बता सकते हैं, उनके मन में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। कोई बड़ी बात नहीं, कल फिर लड़ाई हो जाए। अमेरिका की माने, अमेरिका का कहना है कि व्लादिमीर पुतिन का पूरा प्लान है वहां पे वॉर इन्वेड करने का, यूक्रेन को इन्वेड करने का, वहां पे लड़ाई करने का पूरा प्लान है। अब देखिए, व्लादिमीर पुतिन का कभी कोई इतना मोटिव नहीं था कि वो यूक्रेन को इन्वेड करें, लेकिन हां ये मोटिव जरूर था कि वो अमेरिका को और नेटो के जो अमेरिका के दोस्त हैं उनको डराए जरूर। तो बेसिकली ये जो यूक्रेन में जो क्राइसिस चल रहे हैं ना, व्लादिमीर पुतिन जो है इसको एक बार्गेनिंग पावर की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं कि कैसे वो इंटिमिडेट कर सकते हैं अमेरिका को और उसके दोस्तों को, नेटो वाले दोस्तों को। ठीक है, देखिए सीधी सी बात है, व्लादिमीर पुतिन ये कह रहे हैं उनका देखिए पहली बार तो ये कहना है कि जो डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर हुआ, पहली बात तो वो सबसे बड़ा डिजास्टर था 20th सेंचुरी का, चलो हो चुका। लेकिन दूसरी बात, अब वो ये कह रहे हैं कि भाई आपने, नेटो के लोगों ने 1991 में प्रॉमिस किया था दैट यू पीपल विल नॉट एक्सपैंड टुवर्ड्स ईस्टवर्ड। जो ईस्टवर्ड यूरोप है, यानी कि जो फॉर्मर सोवियत यूनियन टेरिटरीज है, वहां पे आप एक्सपैंड नहीं करेंगे, वहां पे आप उन कंट्रीज को अपने नेटो के अलायंस में नहीं इंक्लूड करेंगे। और 1997 में एक फाउंडिंग पैक्ट साइन किया गया था। वो फाउंडिंग पैक्ट के बारे में भी हम बात करेंगे। वो फाउंडिंग पैक्ट के चलते अमेरिका ने प्रॉमिस किया था कि रशिया हमारा दुश्मन नहीं है और हम वादा करते हैं कि हम नेटो का ईस्टवर्ड एक्सपेंशन नहीं करेंगे। अब बात यहां पे ये आती है कि यूक्रेन को नेटो की तरफ खींचने की कोशिश क्यों की जा रही है। अब अनलाइक डोनाल्ड ट्रंप, देखिए डोनाल्ड ट्रंप ने तो अपने आप को ग्लोबल पॉलिटिक्स से बहुत रिट्रीट कर लिया था। ठीक है, डोनाल्ड ट्रंप ने तो कहा था कि भी मैं नेटो को चेक साइन करके नहीं दूंगा, तो डोनाल्ड ट्रंप ने तो अपने आप को नेटो से भी डिस्टेंस कर लिया था। जो बाइडेन जब आए हैं, प्रेसिडेंट बने हैं, वो ये कह रहे हैं कि भाई अमेरिका इज बैक। ठीक है, नेटो इज रेलेवेंट, अमेरिका इज रेलेवेंट एंड वी आर द दादास ऑफ द ग्लोबल वर्ल्ड अफेयर्स। तो हम इस बात को मेंटेन करके रखेंगे, जो स्टेटस को, अमेरिका का जो स्टेटस था वो हम उसको मेंटेन करके रखेंगे। द फैक्ट ऑफ द मैटर इज, व्लादिमीर पुतिन की ये प्रॉब्लम है कि भाई आप जितने मर्जी दादा हैं, जितने मर्जी पावरफुल हैं, बनिए, मेरे को कोई टेंशन नहीं है, लेकिन आप मेरा जो स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस है, चाहे वो सेंट्रल एशिया हो चाहे वो ईस्टर्न यूरोप हो, उसमें दखलंदाजी ना दीजिए। तो इस बात का जो मैसेज है व्लादिमीर पुतिन बहुत बार दे चुके हैं। अब अगर हम बात करें यूक्रेन की, देखिए दोस्तों यहां पे यूक्रेन है, ये आपका डोनेस्क रीजन है, डॉनबास रीजन है, यहां पे सेपरेटिस्ट है, यानी कि प्रो रशियन फोर्सेस यहां पे रहती हैं। ठीक है, ये आपका ब्लैक सी है,
दिस इज योर ब्लैक सी एंड दिस इज योर क्रिमिया विच वॉज एनेक्स्ड इन 2014। अब नेटो अगर नेटो यूक्रेन को अपने ब्लॉक में इंक्लूड कर लेता है तो रशिया के लिए बहुत बड़ी सिरदर्दी है, बिकॉज देखिएगा अगर बॉर्डर की बात करें तो जो रशिया और यूक्रेन का बॉर्डर है दैट इज अराउंड अबाउट 500 किलोमीटर्स। तो इस तरह की टैक्टिकल मिसाइल्स यूक्रेन पे डिप्लॉय करना, जो नेटो की मिसाइल्स होंगी जो यूक्रेन और रशिया के बॉर्डर्स पे डिप्लॉयड होंगी, वो सर्टेनली वो टारगेट ईरान को तो नहीं करेंगी ना, वो टारगेट टर्की को तो नहीं करेंगी ना, वो तो ऑब्वियसली टारगेट रशिया को करेंगी। तो इस करके व्लादिमीर पुतिन इस बात को लेकर बहुत क्लियर है दैट आप प्रॉमिस करिए कि आप ईस्टवर्ड एक्सपेंशन नहीं करेंगे, कम बैक टू द कमिटमेंट व्हिच यू हैड गिवन अस इन 1991 एंड देन आई विल डीएस्केलेट। नाउ व्हाट आर द की डिमांड्स व्हिच आर मेड बाय रशिया टू अमेरिका? पहली बात नेटोज नॉन एक्सपेंशन, दूसरी बात नॉन डिप्लॉयमेंट ऑफ एनी काइंड ऑफ वेपन्स व्हिच आर टारगेटेड और ओरिएंटेड टुवर्ड्स रशिया, और तीसरी बात नो वायलेशन ऑफ द नेटो रशिया फाउंडिंग एक्ट। अब ये क्या है इसकी बात करते हैं। नाउ व्हाट इज द फाउंडिंग एक्ट? तो 1997 में नेटो और रशिया ने दोनों ने एक नेटो रशिया पैक्ट साइन किया था जहां पे कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स की बात करी गई थी कि कैसे जो भी हमारे डिस्प्यूट्स हैं वो म्यूचुअली कोऑपरेशन के थ्रू, बातचीत के थ्रू, नेगोशिएशंस के थ्रू, कंसल्टेशन के थ्रू हम सॉल्व कर सकते हैं। और इस पैक्ट के चलते इस बात का प्रॉमिस किया गया था कि भी हम एक दूसरे को दुश्मन नहीं मानेंगे, यानी कि नेटो रशिया को अपना दुश्मन नहीं मानेगा, रशिया नेटो को अपना दुश्मन नहीं मानेगा। ठीक है, अब देखिए यहां पे बहुत कैटेगोरिकली ये बात क्लियर करी गई थी जो 1991 में भी बात हुई थी जब डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर हुआ कि नेटो को हम नहीं एक्सपैंड करेंगे टुवर्ड्स ईस्टर्न यूरोप। अब बात यहां पे ये आ रही है कि जब ये पैक्ट 1997 में साइन करा गया था तो आज 2021 में 2022 में क्यों इस पैक्ट को वायलेट किया जा रहा है? तो उस प्रॉमिस को क्यों नहीं रिविजिट किया जा रहा जो अमेरिका लेड नेटो ने 1997 में किया था? नाउ पुतिन इज विलिंग टू नेगोशिएट। अब देखिए यहां पे हमने पढ़ा न्यूज में कि भी पुतिन ने अपने जो ट्रूप्स वहां पे डिप्लॉयड थे उनको थोड़ा कॉल बैक कर लिया, थोड़े से जो वहां पे इतनी हैवी मिलिट्री डिप्लॉयमेंट थी थोड़ी कम कर दी वहां पे। पूरी तरह से अभी मामला डीएस्केलेट नहीं हुआ, होने को कल भी कुछ भी हो सकता है। अब वो तो व्लादिमीर पुतिन को पता है कि ज्यादा क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, वो ही नोस व्हाट ही इज प्लानिंग नेक्स्ट। लेकिन यहां पे बात आती है जो फॉरेन मिनिस्टर हैं रशिया के सर्गी लावरोव, उन्होंने व्लादिमीर पुतिन को कहा कि भाई साहब देखिए कि अगर हम थोड़ी बातचीत करके नेगोशिएट करके क्यों लड़ाई करनी है, क्यों इतनी बड़ी लड़ाई करनी है, थोड़ी प्रैक्टिकल बात करते हैं, लेट्स गिव देम स्कोप फॉर नेगोशिएशन, लेट्स गिव द अमेरिकन सम स्कोप फॉर डायलॉग। तो अमेरिका ये कह रहा है कि चलो डायलॉग करना है, नेगोशिएशन करना है, हम मना नहीं कर रहे हैं, जितनी मर्जी बातचीत करनी है हमारे साथ आप करिए, लेकिन आपने अगर हमारे साथ बातचीत करनी है तो आपने कंस्ट्रक्टिव मुद्दों पे बातचीत करनी है। ये मैसेज अमेरिका की तरफ से रशिया को जा रहा है। रशिया ये कह रहा है कि हम बातचीत करने को तैयार हैं लेकिन हम प्रैक्टिकल बात करेंगे। रशिया कह रहा है कि हम कोई डिस्ट्रक्टिव बात तो कर ही नहीं रहे हैं, कंस्ट्रक्टिव बात कर रहे हैं। तो जो अमेरिका का ये जो टॉन्ट है कि आप कंस्ट्रक्टिव चीजों पे बात करिए, हम बाकी फालतू बातों पे हम बात नहीं करेंगे। अब सर्गी लावरोव कह रहे हैं कि देखो प्रैक्टिकल अगर बात करनी है तो प्रैक्टिकल बातों में एक मुद्दा जो हमारा कोर इशू है वो तो सामने आएगा ही आएगा, वो है द प्रिंसिपल ऑफ इनडिविजिबल सिक्योरिटी। यानी कि देखिए आप नेटो में ये कह सकते हैं कि भी अगर एक कंट्री के ऊपर हमला हुआ तो वो सभी देशों के ऊपर हमला माना जाएगा, लेकिन आप यूक्रेन के मामले में ऐसा नहीं कह सकते हैं। और यूक्रेन को अगर थ्रेट है किसी भी चीज से, अगर किसी भी कंट्री से थ्रेट है अपार्ट फ्रॉम रशिया, तो व्हाई इज अमेरिका टेकिंग द पेन कि भाई हम यूक्रेन को सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे? ठीक है, तो यूक्रेन की जो सिक्योरिटी स्ट्रेंथन होनी चाहिए दैट शुडंट बी एट द एक्सपेंस ऑफ अमेरिका और शुडंट बी एट द एक्सपेंस ऑफ नेटो। तो यहां पे ये बात करी गई है कि ये जो मुद्दा रहेगा ये नॉन नेगोशिएबल है, इस पे हम जरूर बातचीत करेंगे। अब अभी पीछे क्या हुआ था, पीछे फ्रांस के जो प्रेसिडेंट हैं इमैनुअल मैक्रोन, वो भी रशिया गए थे, व्लादिमीर पुतिन से बात करके आए थे कि कैसे यूक्रेन के क्राइसिस को थोड़ा कम किया जा सकता है, कि कैसे ये इतनी बड़ी लड़ाई ना हो यूक्रेन में। अगर हम फ्रांस और जर्मनी की बात करें, दोनों बहुत हेवीली डिपेंडेंट हैं रशिया के ऊपर, बिकॉज देखिए रशिया बहुत सारी गैस एक्सपोर्ट करता है। अगर हम नॉर्थ स्ट्रीम 2 पाइपलाइन की बात करें तो वहां पर ये वाली बात भी आ जाती है। देखिए अगर हम जर्मनी, फ्रांस, इटली इन सब की बात करें, ये बहुत ज्यादा इंटीग्रेटेड है रशियन इकोनॉमी के साथ, तो इतना आसान नहीं होगा। बिकॉज अगर लड़ाई होती है तो अमेरिका के पास तो एक ही रास्ता है, रशिया के ऊपर सैंक्शन लगा दो। तो रशिया के ऊपर सैंक्शन लग गए तो डेफिनेटली जो बाकी कंट्रीज रशिया के साथ ट्रेड कर रहे हैं उनका ट्रेड करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। गैस की बात करें तो रशिया कितना सारा गैस एक्सपोर्ट करता है इन देशों को, तो ये नहीं चाहते। फ्रांस की अगर प्रेसिडेंट की बात करें, जर्मनी के चांसलर की बात करें, नहीं चाहते कि किसी किस्म की लड़ाई इतनी ज्यादा एग्रीवेट हो, इतना एस्केलेशन ही नहीं चाह रहे हैं। तो अगर हम बात करें पुतिन और ओलाफ स्कॉल्स की मीटिंग की, तो ओलाफ स्कॉल्स अभी नए चांसलर बने जर्मनी में, इनकी 3-4 घंटे की मीटिंग हुई थी। ये जो जर्मनी के नए चांसलर बने हैं ये मॉस्को गए थे, इनकी मीटिंग हुई, वहां पे बातचीत करी गई, लेकिन बातचीत का कोई नतीजा नहीं आया सामने, कोई कंक्रीट आउटकम नहीं सामने आया। दोनों ही जो साइड्स हैं, चाहे नेटो की बात करें चाहे रशिया की बात करें, इनका सिक्योरिटी को लेके जो पर्सपेक्टिव है बहुत डिफरेंट है। ठीक है, तो वॉशिंगटन कह रहा है कि भी प्राइमेसी ऑफ एब्सोल्यूट सिक्योरिटी, तो वॉशिंगटन कह रहा है कि भी नेटो खुला दरबार है, भी ओपन डोर पॉलिसी है, जो मर्जी आना चाहे नेटो में आ सकता है, हम मना नहीं करेंगे। अगर किसी भी देश ने किसी किस्म का सिक्योरिटी अलायंस या मिलिट्री अलायंस ज्वाइन करना है, चाहे वो नेटो हो, चाहे वो सीएसटीओ हो, चाहे वो कोई मर्जी हो, तो हम मना नहीं करेंगे।
ऑन द कॉन्ट्ररी मॉस्को क्या कह रहा है कि भाई देखिए आपने हमसे वादा किया गया था 1991 में, तो देखिए बार बार ये बात आती है, व्लादिमीर पुतिन ये कह रहे हैं देखिए मैं मिखाइल गोर्बाचेव नहीं हूं, आई वॉन्ट रिस्पेक्ट, कि भाई ठीक है हो गया डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर, आज के टाइम पे ये सब कंट्रीज यूएसएसआर का हिस्सा नहीं है, लेकिन ये हमारा स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस है। अगर यूक्रेन की बात करें, देखिए एथनिक टाइज हैं रशियंस के और यूक्रेनियंस के, सिविलाइजेशनल टाइज हैं, दे बोथ, जो लोग रशिया में और यूक्रेन में रहते हैं दे बोथ बिलोंग टू द स्लाव डायनेस्टी। तो इस करके ये कह रहे हैं कि भाई यूक्रेन हमारा है, हमारा ही रहेगा, इसको हम नेटो का हिस्सा नहीं बनने देंगे। और जो बात यहां पे अंत में आती है कि भाई ये किसी और कंट्री की सिरदर्दी नहीं होनी चाहिए, अगर यूक्रेन अपनी सिक्योरिटी स्ट्रेंथन करना चाहता है तो व्हाई इज अमेरिका टेकिंग सो मच ऑफ हेडेक? तो लायबिलिटी ऑफ एवरी कंट्री नॉट टू स्ट्रेंथन वन सिक्योरिटी एट द एक्सपेंस ऑफ द सिक्योरिटी ऑफ द अदर, ये बहुत वेल एस्टैब्लिश्ड प्रिंसिपल था जो कि 1991 में और 1997 में साइन किया गया था बिटवीन नेटो एंड रशिया। नाउ इंडिया की बात करें ना, इंडिया प्लेइंग अ बैलेंसिंग एक्ट ओवर हियर। देखिए अभी क्या हुआ था, अभी पीछे जो हमारे फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर हैं उनकी पहली विजिट थी एज अ फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर्स टू ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया गए थे, बहुत सारी बातें वहां पे आई, उसके अलावा क्वाड की भी मीटिंग वहां पे होनी थी। क्वाड में कौन कौन है? अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है, जापान है, इंडिया है। अब क्वाड का जो पर्पस है वो क्या है? क्वाड का पर्पस है, चलो ये तो सब बातें हैं ना, फ्रीडम ऑफ नेविगेशन, ट्रेड, पीपल टू पीपल रिलेशंस, फलाना फलाना। मेन पर्पस क्या है कि चाइना को कंटेन करना। अब यहां पे अमेरिका ने मुद्दा उठाया यूक्रेन का कि भाई यूक्रेन में जो प्रॉब्लम चल रही है, रशियन एग्रेशन का मुद्दा उठाया। इंडिया ने इस टॉपिक पे बात करने के लिए हेसिटेट किया। इंडिया ने इस बात को इतना नहीं उछाला जितना अमेरिका ने उछाला था। अमेरिका इस बात से काफी थोड़ा दंग रह गया कि भाई ऐसा क्यों हुआ, बिकॉज आज के टाइम पे तो अमेरिका इंडिया का बहुत अच्छा फ्रेंड है, लेकिन ट्रेडिशनली अगर हम बात करें तो रशिया और इंडिया की दोस्ती भी बहुत पुरानी है। अब यहां पे इंडिया ने उल्टा एक प्रस्ताव दिया कि कैसे हम रशिया को भी इन्वॉल्व कर सकते हैं इन द स्कीम ऑफ द इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी। बहुत आइडियलिस्टिक बात है, ऐसा हो, खैर इंटरनेशनल रिलेशंस में, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में बातें कैसे बदलती हैं तो हम कह नहीं सकते हैं, लेकिन ये बहुत आइडियलिस्टिक बात होगी कि रशिया भी क्वाड के ब्लॉक में आ जाता है। लेकिन इंडिया ने, देखिए इंडिया ने क्रिमिया के टाइम पे भी कुछ नहीं कहा था, जब क्रिमिया का एनेक्सेशन हुआ था तो इंडिया ने कुछ नहीं कहा था। चाहे जितने मर्जी सैंक्शंस अमेरिका रशिया के ऊपर आज भी लगा दे, इंडिया फिर भी नहीं चाहेगा कि वो रशिया के साथ अपने रिलेशंस खराब करे। बहुत पुराना मित्र है रशिया इंडिया का। नाउ जो क्वाड की जो जॉइंट स्टेटमेंट थी, नाउ दैट फेल्ड टू कंडेम रशिया थैंक्स टू इंडिया, बिकॉज इंडिया ने इस बात को इतना बढ़ावा नहीं दिया। इट वॉज सोली ऑन द अकाउंट ऑफ इंडियाज रिजेक्शन ऑफ द फैक्ट ऑफ रशियन एग्रेशन। ठीक है, सो इंडिया वांट्स टू मेंटेन, देखिए बहुत मुश्किल होता है एक टाइम पे इतने सारे लोगों को खुश रखना, लेकिन इंडिया एक्सपर्ट है बैलेंसिंग एक्ट खेलने की। अगर हम बात करें तो इंडिया एट द सेम टाइम अमेरिका को भी नाराज नहीं करना चाहता, इंडिया एट द सेम टाइम रशिया को भी नाराज नहीं करना चाहता। तो इट इज वेरी डिफिकल्ट थिंग, क्योंकि हम अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की भी बात करते हैं फॉरेन पॉलिसी में, बट बहरहाल इंडिया अभी इस मामले को बहुत केयरफुली देख रहा है। लेकिन किसी भी मामले में यहां पे इंडिया ने रशिया के ऊपर उंगली नहीं उठाई, रशिया के अगेंस्ट कोई बात नहीं बोली। क्वेश्चन क्या बनता है, तो एनलिस्ट की डिमांड्स मेड बाय रशिया टू द यूएसए इन कंटेक्स्ट ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट विद यूक्रेन। क्या आपको लगता है, डू यू थिंक दैट यूजिंग डिप्लोमेसी इंडिया कैन बिकम अ पीस ब्रोकर बिटवीन यूएसए एंड रशिया? कमेंट करिए इसको 250 शब्दों में। अगर आप YouTube पे कमेंट करेंगे इस कमेंट सेक्शन में, आप इसको 150 शब्दों में कर सकते हैं, 200 शब्दों में कर सकते हैं, 70 वर्ड्स में कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप क्या आंसर, आपका क्या व्यू बनता है, हम देखना चाहते हैं। व्हाट इज योर व्यू टुवर्ड्स दिस क्वेश्चन? सो डू राइट इन द कमेंट्स। अगला आर्टिकल, तो ये आज का लास्ट एडिटोरियल रहेगा क्योंकि 2 ही एडिटोरियल आज रेलेवेंट लगे थे मुझे। बड़ा इंटरेस्टिंग आर्टिकल है, केस फॉर मोर फेडरल जुडिशरी। ठीक है जी, अब देखिए फेडरलिज्म की बात करें, हमको ये तो पता है कि हम कंप्लीटली लूज फेडरेशन तो नहीं है और हम बहुत ज्यादा टाइट यूनिटरी स्टेट भी नहीं है। यानी कि ना तो हम कह सकते हैं कि भी स्ट्रॉन्ग सेंटर और वीक स्टेट्स, और ना हम कह सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग स्टेट्स और वीक सेंटर, हम क्वाजी फेडरल हैं। तो फेडरलिज्म क्या है? फेडरलिज्म इज द मिड पॉइंट बिटवीन यूनिटरी एंड लूज फेडरेशन। चलो अब यहां पे बात आती है एक और एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फेडरलिज्म को समझने की, वो है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स बिटवीन एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव एंड जुडिशरी। अब यहां पे सेपरेशन ऑफ पावर्स की आती है बात, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी की बात करें, इंडिपेंडेंस ऑफ एग्जीक्यूटिव की बात करें, इंडिपेंडेंस ऑफ लेजिस्लेटिव की बात करें। लेकिन हमको यह भी पता है कि कंप्लीट सेपरेशन ऑफ पावर्स, आपने पढ़ा होगा पॉलिटी में लक्ष्मीकांत में, कि कंप्लीट सेपरेशन ऑफ पावर्स वाला प्रिंसिपल हम फॉलो नहीं करते हैं। यहां पे कोएग्जिस्टेंस की बात आती है, कोएग्जिस्टेंस ऑफ पावर्स। ठीक है, कोएग्जिस्टेंस ऑफ जुडिशरी। ठीक है, जुडिशरी अपने आप पे इंडिपेंडेंट है, बिल्कुल है, ठीक है, लेकिन कोएग्जिस्टेंस ऑफ एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी कंप्लीटली सेपरेट नहीं है, जैसे हम अमेरिका की अगर बात करें ना। अब सुप्रीम कोर्ट की अगर हम बात माने, सुप्रीम कोर्ट ने बार बार ये बात बोली कि जो हम फेडरलिस्ट नेचर ऑफ इंडिया की बात करें, फेडरलिस्ट नेचर ऑफ आवर कंट्री की बात करें, दिस इज अ पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, दिस इज वेरी वेल एस्टैब्लिश्ड।
तो बात यहां पे ये आती है, अगर हम क्या अब जिस आर्टिकल में बात रेस करी गई है वो एसिमेट्रिकल पावर ऑफ एसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर की बात करी गई है बिटवीन द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट। अब ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है। अब अगर हम बात करें अंबेडकर जी की, अंबेडकर जी जो हमारे फाउंडिंग फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन थे, उनका क्या व्यू पॉइंट था अगर हम फेडरेशन की बात करें। नाउ इंडियन फेडरेशन एक डुअल पॉलिटी है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट्स है, फाइन, लेकिन डुअल जुडिशरी नहीं है, हम इंटीग्रेटेड जुडिशरी की बात करते हैं। एन इंटेग्रल रिक्वायरमेंट ऑफ अ फेडरल स्टेट, इनके हिसाब से जो उन्होंने आर्टिकल लिखा है, इज दैट देयर शुड बी अ रोबस्ट फेडरल जुडिशियल सिस्टम। आफ्टर ऑल अगर हम बात करें सुप्रीम कोर्ट की, सुप्रीम कोर्ट कहां से ड्राइव्ड है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935, वहां पे अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 पढ़े तो वहां पे प्रोविजन ऑफ फेडरल कोर्ट दिया गया था। तो इस आर्टिकल में यह बात करी गई है कि अगर हम जुडिशरी की बात कर रहे हैं तो जुडिशरी इंटीग्रेटेड क्यों है, फेडरल प्रिंसिपल्स पे क्यों नहीं है। चलिए यहां पे अब यह बात करी गई कि द हाई कोर्ट्स एंड सुप्रीम कोर्ट दे फॉर्म वन सिंगल इंटीग्रेटेड जुडिशरी। तो देखिए अब आमतौर पे देखिए कोई भी रेमेडीज किसी भी केस में देनी हो, चाहे वो कॉन्स्टिट्यूशन लॉ हो, चाहे वो सिविल लॉ हो, चाहे वो क्रिमिनल लॉ हो, एक आदमी की पूरी आजादी है कि वो हाई कोर्ट में भी जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकता है, राइट। हाई कोर्ट्स की बात करें, हाई कोर्ट्स इन आवर कंट्री हैव बीन एग्जिस्टेंट सिंस लॉन्ग टाइम, सिंस 1860। सुप्रीम कोर्ट की अगर बात करें उसका मैकेनिज्म तो बहुत रीसेंट है एज कंपेयर टू द मैकेनिज्म ऑफ हाई कोर्ट। तो बात अगर ये है कि अगर रेमेडी किसी भी केस के लिए आदमी के पास हाई कोर्ट में जाने की भी है, सुप्रीम कोर्ट में जाने की भी है, तभी भी सुप्रीम कोर्ट का जो एज है, सुप्रीम कोर्ट की जो सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी है वो ज्यादा क्यों है। नाउ इक्वालिटी ऑफ पावर की अगर हम बात करें तो थ्योरेटिकली एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन जो हाई कोर्ट के जजेस और सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं उनकी जो पावर होनी चाहिए वो इक्वल होनी चाहिए, ये तो थ्योरेटिकल बात है। लेकिन हाँ, सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है कि देखिए ऑन मेनी ओकेजन्स, ठीक है, हम इक्वालिटी की बात करते हैं बिटवीन द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, लेकिन जहां पे एपेलेट जुरिस्डिक्शन की बात आती है तो वहां पे सुप्रीम कोर्ट बिकम्स ग्रेटर देन द हाई कोर्ट, बिकॉज सुप्रीम कोर्ट के पास इस जुरिस्डिक्शन के चलते पावर है कि कोई भी केस जो हाई कोर्ट में चल रहा है, कोई केस हो, कोई पिटिशन हो, कोई पीआईएल हो, वो अपने आप में ट्रांसफर कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर हो सकती है। तो चलो ये तो वेल एस्टैब्लिश्ड प्रोविजंस है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, इस बात को हम नहीं कह रहे हैं। यहां पे एक इंटरेस्टिंग बात ये आई है कि ये जो बैलेंस था, बैलेंस, सिमेट्रिकल बैलेंस ऑफ पावर बिटवीन हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट, दैट एग्जिस्टेड वेरी वेल अंटिल 1990। उसके बाद ये देखा गया कि ज्यादा सेंट्रलाइजिंग जो टेंडेंसीज हैं दैट इज टिल्टिंग मोर टुवर्ड्स द सुप्रीम कोर्ट। अब इसके कारण क्या है, हाउ हैज दिस बैलेंस टिल्टेड टुवर्ड्स द सुप्रीम कोर्ट? तो पहला दोष यहां पे दिया गया है कोलिजियम सिस्टम को। अब कोलिजियम सिस्टम के चलते जजेस को ट्रांसफर करना, ठीक है, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट को एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में ट्रांसफर करना, तो ये बहुत वेल एस्टैब्लिश्ड है कोलिजियम सिस्टम में। तो पहली बात का दोष दिया गया कि हाई कोर्ट की ऑटोनॉमी वीकन होती है बाय द। अब ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है, ठीक है, नाउ दिस इज समथिंग व्हिच इज वेरी इंटरेस्टिंग व्हिच इज कम इन दिस आर्टिकल कि कोलिजियम सिस्टम इज रिस्पांसिबल फॉर मोर सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। चलो एक तो ये बात होगी। उसके बाद बात करी गई है कि भाई जो सरकारों का, चाहे कोई भी सरकार हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे यूपीए हो, कांग्रेस हो, व्हाटएवर गवर्नमेंट इज, तो सक्सेसिव गवर्नमेंट दे हैव पास्ड लॉज व्हिच क्रिएट्स पैरेलल जुडिशियल सिस्टम्स ऑफ कोर्ट्स एंड ट्राइब्यूनल्स। अब कोर्ट्स एंड ट्राइब्यूनल्स अगर बन रहे हैं तो इससे हाई कोर्ट की ऑटोनॉमी क्या लूज होती है, क्या स्ट्रेंथन होती है, ये क्वेश्चन आ जाता है। अब अगर कोर्ट्स और ट्राइब्यूनल्स में जो फैसला सुनाया जा रहा है, अब इसकी अपील कहां पे होगी? इसकी अपील सुप्रीम कोर्ट में होगी, तो दिस विल बाईपास द मैकेनिज्म ऑफ रीचिंग द हाई कोर्ट। देखिए आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, आर्टिकल 32 कहता है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, कोई रोक नहीं सकता आपको, लेकिन जब मैकेनिज्म हाई कोर्ट का भी एग्जिस्ट करता है तो व्हाई ऑल द केसेस गो टू द सुप्रीम कोर्ट एंड नॉट टू द हाई कोर्ट? अब इफेक्ट्स ऑफ सेंट्रलाइजेशन की हम बात करें, सुप्रीम कोर्ट बार बार ये कहता है कि भाई हमारे पास बहुत पेंडेंसी है केसेस की, बहुत सारे मैटर्स हैं, बहुत सारे ऐसे ट्रिवियल मैटर्स हैं, बहुत सारे ऐसे फालतू मैटर्स हैं जो हमारे पास आ जाते हैं, जो हमारे पास नहीं आने चाहिए, ठीक है। वो मैटर्स लोअर जुडिशरी में भी जा सकते हैं, हाई कोर्ट में भी जा सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें तो क्या सुप्रीम कोर्ट के पास और कोई समय नहीं रह गया कि सुप्रीम कोर्ट ये डिसाइड करे कि दिवाली कितने टाइम पे पटाखे फोड़े जाएंगे, कितने टाइम पे नहीं पटाखे फोड़े जाएंगे। अब फॉर एग्जांपल 2018 की बात करें तो 2018 में कुछ लोगों ने फ्रॉम दिल्ली दे अप्रोच द सुप्रीम कोर्ट, दे कुड हैव अप्रोच द हाई कोर्ट आल्सो। मुद्दा क्या था कि भी दिवाली सेलिब्रेशंस को कर्टेल करना है। चलो ठीक है, एनवायरमेंटल कंजर्वेशन की बात करें, नॉइस पोल्यूशन को कंट्रोल करने की बात करें, वी आर ऑल फॉर दैट, नो वरीज। तो हाई कोर्ट ने भी यही बात बोली थी, अगर हाई कोर्ट को भी अप्रोच कर लेते, सुप्रीम कोर्ट में अप्रोच किया, उन लोगों को भी कोई रोक नहीं सकता, अगर वो सुप्रीम कोर्ट के पास जाना चाहते हैं बिल्कुल जाए, नोबडी कैन स्टॉप। अब इससे क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भी ठीक है शाम को आप 1-2 घंटे पटाखे चला सकते हैं। अब साउथ इंडिया के जो लोग हैं वो दिवाली बनाते सुबह हैं। अब जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है वो तो अक्रॉस द लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ द कंट्री होगा। तो साउथ इंडिया के लोग कहते भी हम तो सुबह बनाते हैं दिवाली, हम शाम को नहीं बनाते हैं। अब आप कह रहे हैं कि जी शाम को पटाखे चलाइए। अब बात यहां पे पटाखे चलाने की भी नहीं है, बात यहां पे ये है कि इस तरह के जो छोटे छोटे मैटर्स हैं ये सुप्रीम कोर्ट के पास क्यों जा रहे हैं, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट क्यों अपने आप को इतना इन्वॉल्व कर रहे थे छोटे छोटे मैटर्स में, जब ये मैटर्स हाई कोर्ट में भी जा सकते हैं। तो क्या सुप्रीम कोर्ट अपनी एपेलेट जुरिस्डिक्शन का मिसयूज कर रहा है, सवाल ये उठता है यहां पे। अब ये इस तरह के केसेस में सुप्रीम कोर्ट अपने आप को इन्वॉल्व करके क्या मैसेजेस हाई कोर्ट को सेंड कर रहा है। तो पहली बात, अगर हर टाइम अगर कोई भी अपील जो कि हाई कोर्ट में भी सुनी
जा सकती है। अगर सुप्रीम कोर्ट अपने पास ट्रांसफर कर ले या सुप्रीम कोर्ट में सुनी जा रही है तो सुप्रीम कोर्ट ये मैसेज दे रहा है, देखो हाई कोर्ट ने जो भी फैसला आपको सुनाया है कोई बात नहीं, आप मेरे पास आओ, मैं आपको फिर से एक नए सिरे से फैसला सुनाऊंगा, ठीक है, और आपको आगे कहीं अपील करने की जरूरत नहीं होगी। और अगर एवरी टाइम सुप्रीम कोर्ट इज एंटरटेनिंग अ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, तो व्हाट इज द सुप्रीम कोर्ट सेंडिंग आउट द मैसेज दैट लुक यू डोंट नीड टू गो टू द हाई कोर्ट, यू कम डायरेक्टली टू मी एंड आई विल मेक श्योर कि जो आपको फैसला सुनाना है वो आपको जैसा भी होगा, अच्छा हो या बुरा, वो मैं आपको फैसला सुनाऊंगा। तो अब ये यहां पे एसिमेट्रिकल पावर बैलेंस की यहां पे बात आ जाती है कि जो मुद्दे हाई कोर्ट में या इवन सबऑर्डिनेट कोर्ट्स में भी सुने जा सकते हैं, वो कोर्ट्स में अननेसेसरली सुप्रीम कोर्ट अपने आप को इन्वॉल्व क्यों कर रहा है। इसी कारण इस आर्टिकल में ये बात करी गई है कि एक सिमेट्रिकल बैलेंस ऑफ पावर होना बहुत जरूरी है और एक फेडरल जुडिशरी होना बहुत जरूरी है। देखिए अब हर किसी के अपने व्यूज होते हैं ना, अब इस आर्टिकल में इनका व्यू ऐसा है, बहुत इंटरेस्टिंग मेरे को बात लगी। वैसे आमतौर पे तो ऐसे हमने नहीं इतने आर्टिकल ऐसे सुने होंगे जहां पे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की एसिमेट्रिकल पावर बैलेंस की बात हो रही हो। नो बट दिस डज गिव्स अस अ पर्सपेक्टिव, अनदर पर्सपेक्टिव, ठीक है। आफ्टर ऑल अगर न्यूज़पेपर्स की बात करें, यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म होता है, चाहे हिंदू हो चाहे इंडियन एक्सप्रेस हो। आमतौर पे हम जैसे योजना पढ़ते हैं, कोई सरकारी मैगजीन पढ़ते हैं, वहां पे अच्छी रोजी लैंग्वेज, अच्छी बातें लिखी जाती हैं। कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म ज्यादा हमारा न्यूज़पेपर्स में किया जाता है। सो एन इंटरेस्टिंग डायमेंशन, इंटरेस्टिंग पर्सपेक्टिव व्हिच इज एडेड। एनीवेज कंक्लूजन की बात करें तो कंक्लूजन में अंत में दोस्तों ये बात आती है, देखिए अब हम बात करते हैं कि जी पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्युटली, और हमको ये भी पता है स्पाइडरमैन की जो कोट आती है बहुत फेमस, विद ग्रेटर पावर कम्स ग्रेटर रिस्पॉन्सिबिलिटी। द फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि जो कोई भी सेंट्रलाइजिंग फोर्स हो, ठीक है, एनी सेंट्रलाइजिंग फोर्स, उसकी एक नेचुरल टेंडेंसी होती है कि कैसे मैं पावर को और इंक्रीज कर सकूं। देखिए पावर का ग्रीड होना, मनी का ग्रीड होना बहुत स्वाभाविक सी बात है। तो इस पावर को इंक्रीज करने के चक्कर में होता क्या है, तो जो सेंट्रलाइजेशन और बढ़ता है, सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी और बढ़ती है, और जिसकी सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी बढ़ती है उसको ये लगता है कि भी जितनी पावर मेरे पास होगी ना, उतना ही काम और इफेक्टिवली हो पाएगा, उतना ही एफिशिएंटली काम हो पाएगा, उतनी अच्छी गवर्नेंस हो पाएगी। बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि अगर किसी भी एक सेक्शन के पास पावर ज्यादा है तो एंड में होता क्या है, दैट लीड्स टू वीकनिंग ऑफ द स्टेट यूनिट्स एंड अल्टीमेटली दैट लीड्स टू द वीकनिंग ऑफ द एंटायर बॉडी ऑफ द स्टेट। तो यहां पे बहुत क्रिटिसाइज किया गया इस आर्टिकल में कि सुप्रीम कोर्ट को इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि कैसे जो बैलेंस ऑफ पावर है वो सिमेट्रिकल हो सके बिटवीन द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट, व्हिच आफ्टर 1990 सीम्स टू बी टिल्टिंग मोर टुवर्ड्स द सुप्रीम कोर्ट। चलिए तो दोस्तों क्वेश्चन क्या बनता है, क्वेश्चन इज रिस्टोरिंग द फेडरल बैलेंस इन जुडिशरी रिक्वायर्स सुप्रीम कोर्ट टू री एम्पावर द हाई कोर्ट्स। क्या आप इस बात से सहमत हैं? क्या आप इस बात से सहमत हैं, हाँ में भी या ना में भी, जो भी आपका व्यू पॉइंट है आप उसको सपोर्ट करिए विद आर्ग्यूमेंट्स, सब्सटैंशिएट योर आंसर विद आर्ग्यूमेंट्स। इसको 250 शब्दों में आप आंसर कर सकते हैं। यूट्यूब पे आप इसको कमेंट सेक्शन में 150 शब्दों में, 200 शब्दों में, 70 वर्ड्स में, जो भी आपको ठीक लगे, लेकिन कमेंट करिए, आपके व्यूज देखे तो कि आपके व्यूज क्या हैं, ठीक है। ओपिनियनेटेड होना बहुत जरूरी है, ओपिनियंस बनाना बहुत जरूरी है, वो हमको आंसर राइटिंग में बहुत ज्यादा हेल्प करता है, ठीक है दोस्तों। तो बाकी ये हमारे 2 एडिटोरियल से, बाकी जैसे मैंने आपको कल भी बताया था, परसों भी बताया था, तो एक 24 डेज का यूपीएससी कॉम्प्रिहेंसिव मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम चल रहा है, विच इज कंडक्टेड बाय कंवल सर। हर महीने इसके बैचेस रहेंगे। इसका जो लेटेस्ट बैच है, जो नया बैच है, वो 21 फेब से शुरू होने वाला है, तो जस्ट आफ्टर 4 डेज। तो जैसे मैंने आपको कल बताया था, देखिए अब अगर आप चाहते हैं कि आपको एक बहुत कॉम्प्रिहेंसिव फीडबैक मिले अपने आंसर्स के ऊपर, आप डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करना चाहते हैं, चलो यूट्यूब पे तो आप एडिटोरियल डिस्कशन का आप करते रहिए, कमेंट यहाँ पे हम आपको एक फीडबैक देते रहेंगे थ्रू द कमेंट सेक्शन ओनली। लेकिन अगर आप जुड़ना चाहते हैं हमारे साथ कि एक बहुत कॉम्प्रिहेंसिव आंसर राइटिंग प्रोग्राम हो जहां पे आपको फीडबैक मिल सके, लाइव डिस्कशन हो सके, सबसे एसेंशियल फीचर इस कोर्स का क्या है, लाइव मॉडल आंसर डिस्कशन। तो ये लाइव डिस्कशन घंटा भी चल सकती है, 2 घंटे भी चल सकती है, आपकी मर्जी है, आप कभी भी चाहेंगे। इसमें इस पर्टिकुलर इनिशिएटिव में आपको पर्सनल मेंटरशिप मिलेगी बाय कंवल सर। एक रियल टाइम 24/7 टेलीग्राम सपोर्ट ग्रुप होगा, तो कंवल सर के साथ आप डायरेक्टली बात कर सकते हैं, जब मर्जी चाहे आप उनको रीच आउट कर सकते हैं, आपकी क्वेरीज वो जरूर रिजॉल्व करेंगे। तो कंवल सर ने जैसे डेली आंसर राइटिंग का कोर्स भी शुरू किया था, आप सबने बहुत प्यार भी दिया उस कोर्स को, तो वो 12 बजे वीडियो आया करता था पहले। तो अब अगर आप इस कोर्स में जुड़ना चाहते हैं, आपको पर्सनल मेंटरशिप चाहिए कंवल सर के साथ, तो आप इस कोर्स को अवेल कर सकते हैं। इस कोर्स की कीमत क्या है, सिर्फ 3000 रुपए, ठीक है। तो कोई ज्यादा एक्सपेंसिव कोर्स भी नहीं है ये, ठीक है। इसमें आपको लाइव मॉडल आंसर डिस्कशन मिल रहा है, फीडबैक मिल रहा है, एक एफिशिएंट फीडबैक मैकेनिज्म यहाँ पे मिल रहा है आपको। इसमें और भी बहुत सारी मेंटरशिप इसमें मिलेगी बाय कंवल सर। तो इसमें आप इस कोर्स को एनरोल करने के लिए अगर आपने और इन्फॉर्मेशन लेनी है तो इस नंबर पे कॉल करके आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, ठीक है। सो दोस्तों आज के लिए इतना ही, बाकी मिलेंगे कल और एडिटोरियल एनालिसिस के साथ। तो कल हम 5 बजे मिलेंगे, आज थोड़ा लेट हो गया बिकॉज ऑफ सम टेक्निकल ग्लिच। तो आप अपना ध्यान रखिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच, जय हिंद।